हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गवर्नमेंट इशू पर जो पहली नज़र में सिर्फ एयरलाइन टिकट्स का इशू लग सकता है, लेकिन जब हम इसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये टॉपिक गवर्नेंस, इकोनॉमी, जुडिशरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन सभी डायमेंशंस को टच करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल पर हियरिंग शुरू की है। ये पिटीशन सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मी नारायण ने फाइल की है। पिटिशनर का एलिगेशन है कि प्राइवेट एयरलाइंस डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर पैसेंजर से कई बार आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल फेयर्स चार्ज कर रही हैं। सिर्फ टिकट प्राइसेस ही नहीं, बल्कि बैकेज चार्जेस, सीट सिलेक्शन फीस, कन्वीनियंस चार्ज और कई हिडन एंसिलरी चार्जेस भी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं और इन सब पर इफेक्टिव रेगुलेशन की कमी नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस इशू को सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं माना। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर एक ही रूट पर एक ही दिन एक एयरलाइन 8,000 रुपये चार्ज कर रही है और दूसरी एयरलाइन 18,000 रुपये चार्ज कर रही है, तो सवाल उठता है, क्या मार्केट सच में कॉम्पिटिटिव है या कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि फेस्टिव सीजन्स, नेचुरल डिजास्टर्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस या सडन डिमांड के दौरान एयर फेयर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आम आदमी के लिए एयर ट्रैवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड भी समझना जरूरी है। गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया कि पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 अब रिप्लेस किया जा चुका है। उसकी जगह एक नया लेजिस्लेशन आया है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। ये लॉ 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में इफेक्टिव हो चुका है। गवर्नमेंट का कहना है कि नए एक्ट के अंदर टैरिफ रेगुलेशन, प्राइसिंग नॉर्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिटेल्ड रूल्स अभी कंसल्टेशन फेज में है, यानी लीगल फ्रेमवर्क बन चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन रूल्स फाइनलाइज होना बाकी हैं। अब सवाल ये है कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। रीज़न बहुत सिंपल है। ये केस सिर्फ एयरलाइन टिकट प्राइसिंग का नहीं है, ये एक्चुअली 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को रिप्रेजेंट करता है। पहला, इकोनॉमिक गवर्नेंस, क्या मार्केट को कम्प्लीटली फ्री छोड़ देना चाहिए या गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटरवीन करना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्या अफोर्डेबल एयर ट्रैवल आज के टाइम में एक लग्जरी है या एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। और तीसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्सेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी गवर्नमेंट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करे और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रखे। यही बैलेंस पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस डिबेट को समझने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, डायनामिक प्राइसिंग या यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। एयरलाइंस फिक्स्ड टिकट प्राइस पर काम नहीं करती। हर टिकट का प्राइस एक कंप्यूटर एल्गोरिदम डिसाइड करता है। ये एल्गोरिदम कई पैरामीटर्स को एनालाइज करता है, जैसे कितनी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, फ्लाइट डिपार्चर में कितने दिन बाकी हैं, डिमांड कितनी है, फेस्टिवल सीजन है या नहीं, वीकेंड है या वीकडे, और रियल टाइम बुकिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। इन सब डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर हर मिनट टिकट प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को यील्ड मैनेजमेंट सिस्टम या डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं। अब सवाल आता है कि एयरलाइंस डायनामिक प्राइसिंग को सपोर्ट क्यों करती हैं। एयरलाइंस का कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव इंडस्ट्री में से एक है। एयरक्राफ्ट लीज, फ्यूल कॉस्ट, एयरपोर्ट चार्जेस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है। अगर एयरलाइंस पीक सीजन में हायर फेयर्स चार्जेस नहीं करेंगी तो ऑफ सीजन लॉसेस रिकवर नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से डायनामिक प्राइसिंग इंडस्ट्री के सर्वाइवल का इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। अब डिबेट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। हिस्टोरिकली एयर ट्रैवल को लग्जरी सर्विस माना जाता था। सिर्फ लिमिटेड लोग
फ्लाइट्स यूज़ करते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइसिंग को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन आज सिचुएशन कम्प्लीटली बदल चुकी है। उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी, बिजनेस ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसीज, टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, आइलैंड टेरिटरीज, इन सब की वजह से सिविल एविएशन अब सिर्फ लग्जरी नहीं रही, ये ग्रेजुअली एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बन चुकी है। और जब कोई सर्विस पब्लिक यूटिलिटी बन जाती है, तब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसी वजह से पेटिशनर्स ने 3 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन्वोक किए हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। आर्ग्यूमेंट ये है कि ओपेक प्राइसिंग और आर्बिट्रारी बैगेज रूल्स पैसेंजर के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा आर्टिकल 19(1)(d), फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर एयर फेयर इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि ऑर्डिनरी सिटीजन ट्रेवल ही ना कर सके, तो प्रैक्टिकल लेवल पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और तीसरा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। मेडिकल इमरजेंसीज, डिजास्टर या अर्जेंट फैमिली सिचुएशन में अगर एक्सेसिव प्राइसिंग की वजह से सिटीजन ट्रेवल ही ना कर सके, तो लाइफ एंड हेल्थ केयर एक्सेस भी अफेक्ट होता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग के बेसिस पर पिटिशनर रेगुलेटरी इंटरवेंशन की डिमांड कर रहा है। इस पूरे इश्यू को हम 4 मेजर पिलर्स के थ्रू समझेंगे। पहला है फ्री मार्केट। सबसे पहले एयरलाइन का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। एयरलाइंस का कहना है कि एविएशन इंडस्ट्री ऑलरेडी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बिजनेस है। सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ। इंडिया में एटीएफ पर स्टेट वैट और टैक्सेस की वजह से फ्यूल कॉस्ट कई डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एयरपोर्ट चार्जेस, एयरक्राफ्ट लीजिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, पायलट सैलरीज सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे में डायनामिक प्राइसिंग ही उनका सर्वाइवल मॉडल है। पीक सीजन में हायर फेयर्स चार्ज करके एयरलाइंस ऑफ सीजन लॉसेस रिकवर करती हैं। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट फेयर कैप लगा देगी, तो लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए बिजनेस सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है, किंगफिशर एयरलाइंस और गो फर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसी वजह से एयरलाइंस मार्केट फ्रीडम की डिमांड करती हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं, पैसेंजर्स का कंसर्न। सबसे बड़ा इशू है ट्रांसपेरेंसी। आज पैसेंजर को ये पता ही नहीं होता कि उसका टिकट प्राइस किस लॉजिक के बेसिस पर डिसाइड हुआ है। 2 लोग सेम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट फेयर्स पे किए होते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस टिकट के अलावा हर सर्विसेज के लिए सेपरेट चार्जेस कलेक्ट कर रही हैं। सीट सिलेक्शन, एक्स्ट्रा बैगेज, प्रायोरिटी बोर्डिंग, कन्वीनियंस फ़ी और कई बार बेसिक फैसिलिटीज़ भी पेड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। इसी प्रोसेस को अनबंडलिंग कहा जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एसेंशियल सर्विसेज भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स बन जाएं। इसी वजह से कंज्यूमर ग्रुप्स स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की डिमांड कर रहे हैं। तीसरा पिलर आता है लीगल फ्रेमवर्क। पुराने सिस्टम में एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अंडर एयरलाइंस को अपने फेयर्स वेबसाइट पर डिस्प्ले करने होते थे, लेकिन डीजीसीए के पास डायरेक्ट इंटरवेंशन की पावर लिमिटेड थी। अब नया भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 ये सिचुएशन चेंज करता है। ये एक्ट डीजीसीए, बीसीएएस और एएआईबी जैसे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्गर स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है। अब सबकी नज़र उन नए रूल्स पर है जो डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट प्राइसिंग एल्गोरिदम को कितना रेगुलेट करेगी। चौथा पिलर है ग्लोबल प्रैक्टिसेस। यूनाइटेड स्टेट्स में टिकट प्राइसेस कम्प्लीटली मार्केट ड्रिवन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल है, पैसेंजर को बुकिंग के वक्त ही फाइनल पेएबल अमाउंट दिखाया जाता है। हिडन चार्जेस अलाउड नहीं होते। यूरोप में भी गवर्नमेंट टिकट प्राइस डिसाइड नहीं करती, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। फ्लाइट डिले हो, कैंसिलेशन हो या डिनाइड बोर्डिंग हो, तो पैसेंजर को मैंडेटरी कंपनसेशन मिलता है। यानी ग्लोबल ट्रेंड क्लियर है, प्राइस कंट्रोल कम, ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर राइट ज़्यादा। अब देखते हैं कि इन रेगुलेटरी गैप्स का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है।
सबसे पहला इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। लास्ट मिनट बिजनेस ट्रैवल महंगा हो जाता है, कॉरपोरेट ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होते हैं, सप्लाई चेन भी अफेक्ट होती है। दूसरा इम्पैक्ट टूरिज्म पर पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप या केरला जैसे स्टेट्स एयर कनेक्टिविटी पर हैविली डिपेंडेंट है। अगर फेस्टिव सीजन में एयर फेयर्स डबल या ट्रिपल हो जाएं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। होटल्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, लोकल बिजनेसेस सबको लॉस होता है। तीसरा इम्पैक्ट इमरजेंसी सिचुएशन में दिखता है। नेचुरल डिजास्टर, मेडिकल इमरजेंसी या इवैक्यूएशन, ऐसे टाइम पर डायनामिक प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है और जो लोग प्रीमियम फेयर अफोर्ड नहीं कर सकते वो ट्रैवल ही नहीं कर पाते, यानी डिस्ट्रेस पैसेंजर पेनल्टी कहलाता है। एक और कंसर्न है मार्केट कंसंट्रेशन। आज इंडिया के एविएशन सेक्टर में दो बड़े एयरलाइंस ग्रुप्स मार्केट का ऑलमोस्ट 85 से 90% शेयर कंट्रोल करते हैं। जब कंपटीशन कम होता है तब कार्टेलाइजेशन और प्राइस कोऑर्डिनेशन का रिस्क भी बढ़ता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर की ज़रूरत और बढ़ जाती है। अब सवाल है गवर्नमेंट रेगुलेशन करे भी तो कैसे। सबसे पहला चैलेंज है प्राइस कैप। अगर गवर्नमेंट मैक्सिमम फेयर फिक्स कर देगी तो पीक सीजन में डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है, ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ सकती है। दूसरा चैलेंज है एसेंशियल सर्विसेज की डेफिनीशन। क्या बैगेज बेसिक राइट है या ऑप्शनल सर्विस? क्या सीट सिलेक्शन लग्जरी है या कन्वीनियंस? इसी लाइन को डिफाइन करना रेगुलेटर के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। और तीसरा चैलेंज है इंडस्ट्री की फाइनेंशियल हेल्थ। एविएशन ऑलरेडी लो मार्जिन सेक्टर है, अगर रेगुलेशन ओवरली स्ट्रिक्ट होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकता है, एक्सपेंशन रुक सकता है और रीजनल कनेक्टिविटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। सबसे पहला सॉल्यूशन है कंप्लीट प्राइस कंट्रोल नहीं बल्कि फेयर बैंड सिस्टम। गवर्नमेंट एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट डिफाइन करे। इन दोनों लिमिट्स के अंदर एयरलाइंस डायनामिक प्राइसिंग कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन एक्सट्रीम सर्ज प्राइसिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा सजेशन है एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी। डीजीसीए को एक डेडिकेटेड टैरिफ मॉनिटरिंग सेल इस्टेब्लिश करना चाहिए। एयरलाइंस के प्राइसिंग मॉडल रेगुलर ऑडिट होने चाहिए ताकि आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन डिटेक्ट की जा सके। तीसरा सजेशन है एसेंशियल कंज्यूमर सर्विसेज स्टैंडर्डाइज करना, जैसे मिनिमम बैगेज अलाउंस, ट्रांसपेरेंट रिफंड पॉलिसी और हिडन कन्वीनियंस चार्जेस पर रेस्ट्रिक्शन। ये सब पैसेंजर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। चौथा सजेशन है एक इंडिपेंडेंट एविएशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्यूरो या फिर एविएशन ओम्बड्समैन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जहां पैसेंजर कंप्लेंट्स फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के थ्रू 30 दिन के अंदर रिजॉल्व की जा सके। कंक्लूजन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा ये एयर फेयर रेगुलेशन केस हमें एक इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस लेसन देता है। प्योर फ्री मार्केट हर सिचुएशन में कंज्यूमर वेलफेयर इंश्योर नहीं कर सकता और कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्री इनोवेशन को डैमेज कर सकता है। इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन है रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी, जहां कंपटीशन भी सरवाइव करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू रहे और कंज्यूमर राइट भी फुल्ली प्रोटेक्टेड रहें। एक फ्यूचर सिविल एस्पिरेंट्स के रूप में आपको हमेशा याद रखना है पॉलिसी मेकिंग का ऑब्जेक्टिव मार्केट को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि मार्केट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच सस्टेनेबल बैलेंस इस्टेब्लिश करना होता है। इसी बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ ही इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव और ग्लोबली रेजिलिएंट बन सकता है। थैंक यू।